अंग्रेजों का प्रशासनिक संगठन तथा सामाजिक संस्कृति नीति। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जिसका उद्देश्य लाभ कमाना था। बाद में कंपनी जब भारत में राजनीतिक शक्ति बन गई तब भारत पर कंपनी के अधिकार को ब्रिटेन के लिए अधिक लाभप्रद बनाने का नियंत्रण को सुदृढ़ बनाने साम्राज्यवादी उद्देश्यों से अंग्रेजों के प्रशासन में नए परिवर्तन किए। वारेन हेस्टिंग के प्रयास मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के अधिकार प्राप्त करने के बाद क्लाइन ने द्वैत शासन प्रणाली द्वारा शासन का भार भारतीयों के कंधों में ही रखा था। वारेन हेस्टिंग ने बंगाल की प्रशासन में मूल परिवर्तन किए हुए अंग्रेज ढांचे पर नई व्यवस्था की नींव रखी। उनमें 1772 में द्वैत शासन समाप्त कर दिया तथा प्रशासन सीधा अपने हाथों में ले लिया। राजस्व वसूली एवं सुपरिवेक्षण के लिए कलेक्टर का पद का सृजन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन किया गया। इस युग में राजस्व के प्रधान 3 स्रोत थे: भू राजस्व, दूसरा नमक और अफीम का व्यापार तथा तीसरा शहर, जिसमें आयकर, हमसूल, आबकारी आदि शामिल थे। वारेन हेस्टिंग ने नवीन प्रणाली की शुरुआत की। उसके राजस्व एवं न्यायिक संबंधित प्रयोग को कॉर्नवालिस ने स्थिरता प्रदान की। ब्रिटिश प्रशासन के आधार अंग्रेज यह मानते थे कि भारत में संपूर्ण सत्ता की नींव एवं उपकार तलवार है। ब्रिटिश शासन को स्थायी बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। भारत में ब्रिटिश प्रशासन 3 खंभों पर टिका हुआ था। ये थे पहला नागरिक सेवा, दूसरा सेना, तीसरा पुलिस। नागरिक सेवा यदि लॉर्ड क्वाइन के समय संविधाबद्ध सिविल सेवा का आरंभ हो चुका था, किंतु नागरिक सेवा का वास्तविक जन्मदाता कॉर्नवालिस ही था। कंपनी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को दूर करने हेतु उसने कंपनी की सिविल सेवा के वेतन एवं कमीशन में वृद्धि की, जिससे वह संसार की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली सेवा बन गई। नागरिक सेवा में पदोन्नति का आधार वरिष्ठता था। 1801 में वेलेस्ली के समय सिविल सेवा में नवयुक्त युवाओं को भारतीय भाषा, समाज, परंपरा, संस्कृति आदि के प्रशिक्षण हेतु कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया गया। 1806 में इसकी जगह इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कॉलेज एवं हेलीबरी में प्रशिक्षण दिया जाने लगा। हर जिले में राजस्व वसूली के लिए एक कलेक्टर, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक मजिस्ट्रेट एवं न्याय व्यवस्था के लिए हर जज होता था। सामान्यतः कलेक्टर जिले का प्रमुख होता था। इन सब पदों पर सिविल सेवा के सदस्य ही नियुक्त होते थे। 1853 तक नागरिक सेवा की सारी नियुक्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक करते रहे। 1853 के चार्टर एक्ट में सिविल सेवाओं की खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती का प्रावधान किया गया। यह परीक्षा लंदन में आयोजित की जाती थी। भारत में पहली बार यह आयोजन मार्टफोर्ड सिफारिशों के बाद 1922 में इलाहाबाद में हुआ। सिविल सेवा के अधिकारियों की सेवा में शामिल होने के पूर्व एक संविदा करना पड़ता था। अंततः इन सेवाओं के प्रसंविदाबद्ध सेवाएं कन्वर्टेड सर्विसेज भी कहा जाता था। बाद में इंपीरियल सर्विस ऑफ इंडिया भी कहा गया। 1861 में सिविल सर्विसेज एक्ट पारित हुआ। भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों ने कार्य, स्वतंत्रता, निष्ठा एवं कठिन परिश्रम की परंपराएं विकसित की, लेकिन उनमें प्रयास ब्रिटिश शासन के शोषण के लिए ही थे। अंग्रेजी राज कायम रखने में महती भूमिका के लिए इसे ब्रिटिश
शासन की स्थिति चौखट कहा गया। 1870 में उच्चतर पदों पर कुलीन भारतीयों की नियुक्ति के लिए संविदा सिविल सेवा सिक्योरिटी सिविल सर्विसेज के गठन का प्रस्ताव किया गया, जिसमें नियुक्ति गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग की स्वीकृति से होती थी। 1886 में डफरिन के समय गठित लोक सेवा संबंध आयोग ने सर्वाधिक सिविल सेवा के स्थान पर प्रोविजनल सर्विस सेवा के गठन का सुझाव दिया, जो अलग अलग प्रांत के नाम पर था। ये सेवाएं प्रसंविदा मुक्त सेवाएं अनअपॉइंटेड सर्विसेज होती थी। प्रोविजनल सर्विसेज सेवा के नीचे सब सबऑर्डिनेट्स सर्विस सेवा होती थी। 1926 में नियमित लोक सेवा आयोग सर रोस बारकर की अध्यक्षता में गठित हुआ। 1935 के अधिनियम द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ। प्रशासन में भारतीयों को स्थान कार्नवालिस ने प्रशासनिक व्यवस्था का यूरोपीयकरण किया। उनका मानना था कि हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है। 1793 में अधिकृत तौर पर यह व्यवस्था की गई कि 500 पाउंड सालाना से अधिक वेतन वाले पदों पर सिर्फ अंग्रेज ही नियुक्त हो सकते हैं। सेना ने 1856 तक सबसे ऊंचे पद भारतीय अफसर एक सूबेदार था। 1833 के चार्टर एक्ट में प्रशासन में भारतीयों की नियुक्ति की स्वीकृति दी गई और विलियम बेटी के समय से उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति प्रारंभ हुई। उसने भारतीयों की डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मजिस्ट्रेट, सब जज आदि के पदों पर नियुक्ति किया। 1864 में भारतीय सिविल सेवा से चुने जाने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। पेपर चेंज हो गया क्या? सेना भारतीय शक्तियों को जीतने, विदेश प्रतिद्वंदी से भारतीय साम्राज्य की रक्षा एवं सदा विद्यमान आंतरिक विद्रोह से ब्रिटिश प्रभुत्व की रक्षा करने के लिए सेना सर्वप्रमुख भूमिका थी। साथ ही सेना एशिया और अफ्रीका के ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा का प्रमुख हथियार था। इस सेना के बहुसंख्यक भारतीय ही थे। 1856 से 3.11 लाख की सेना 85% से अधिक सिपाही भारतीय थे, जिनके वेतन अंग्रेजों की तुलना में काफ़ी कम थे। उच्च पद पर केवल अंग्रेजों के लिए थे। भारतीय सिपाहियों की राष्ट्रीयता का कोई भावना नहीं थी। पुलिस ब्रिटिश शासन का तीसरा स्तंभ था। भारत में पुलिस व्यवस्था का सृजन कार्नवालिस ने किया था। उसने जिले में अनेक स्थानों पर व्यवस्था की जो एक दरोगा के अधीन होता था। कलकत्ता में पुलिस सुप्रिंटेंडेंट का पद बनाया, बाद में जिला पुलिस अधीक्षक का पद बनाया गया। पुलिस का कार्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ठगी डकैती एवं षड्यंत्रों को रोकना था, लेकिन पुलिस का रुख जनता के प्रति सहानुभूतिपूर्ण एवं भयोत्पादक था। उसने शांतिप्रिय जनता पर बल प्रयोग, अत्याचार के लिए तथा उन्हें डकैती की तरह लूटा। विलियम बेटिक ने पुलिस के लिए लिखा था, जहाँ तक पुलिस का प्रश्न है वह रक्षक बनने की स्थिति में से कोसों दूर है। गलगलिया भेड़िया से ज़्यादा भूखण हिंसक पशु है। न्यायिक संगठन दीवानी और फौजदारी न्यायालयों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था की नींव वारेन हेस्टिंग ने रखी। उसने प्रत्येक जिले के अदालतें स्थापित की। दीवानी मामले में न्याय का कार्य कलेक्टर एवं फौजदारी मामलों में भारतीय न्यायों के
हाथों में पैसे गए एवं इससे ऊपर सदर दीवानी तथा सदर निजामत अदालतें होती थी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप 1774 में कलकत्ता में ब्रिटिश प्रशासन के लिए सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया, जिसके प्रधान न्यायाधीश पे थे। कॉर्नवालिस ने न्याय प्रणाली की स्थिरता प्रदान की। 1793 में कॉर्नवालिस कोर्ट द्वारा जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था, कलेक्टर से न्यायिक एवं फौजदारी शक्तियाँ लेकर जिला जजों को सौंप दिया गया, नई संरचना थी। दीवानी मुंसिफ की अदालत, झा रजिस्ट्रार की अदालत, झा जिला अदालत, झा फोर प्रांतीय अदालत, फौजदारी अधीनस्थ अदालत, 4 श्रेणी अदालत, कोर्ट ऑफ सर्कुट, सदर निजामत अदालत। बेटी ने प्रांतीय अदालत एवं कोर्ट ऑफ सर्किट को समाप्त कर दिया। उसने न्यायिक सेवा सहित अनेक उच्च पदों पर डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मजिस्ट्रेट एवं सबऑर्डिनेट जज आदि भारतीयों की नियुक्ति की। पहले दीवानी मामलों में पारंपरिक कानूनों को एक फौजदारी मामलों से मुस्लिम कानूनों को कम सख्त रूप से लागू किया था, जिसकी विसंगतियों को दूर करने एवं पूरे भारत में एक समरूप कानून लागू करने के लिए 1833 में चार्टर एक्ट के प्रावधानों के तहत 1834 में लॉर्ड मैकले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। इसमें भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया, जो संशोधन रूप में 1860 में लागू हुआ। 1853 में चार्टर एक्ट में एक नया विधि आयोग बना, जिसकी सिफारिशें पर 1861 में भारतीय उच्चतम न्यायालय अधीन पारित हुआ, जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट एवं सदर दीवान अदालत के स्थान पर 1865 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में हाई कोर्ट स्थापित किए गए। अंग्रेजों ने भारत करे न्यायिक रूप से एक सूत्रबद्ध किया एवं कानून निर्माण प्रक्रिया को संस्थागत बनाया। 1833 के चार्टर एक्ट में पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार सपरिषद गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया। अधिनियम तथा पुराने कानूनों को संहिताबद्ध करते हुए अंग्रेजों ने कानूनों की नई प्रणाली स्थापित की। उन्होंने 1859 में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1860 में भारतीय दंड संहिता, 1861 में अपराध प्रक्रिया संहिता लागू किया। कानून का शासन, विधि के शासन एवं रूल ऑफ लॉ के आधुनिक अवधारणा को अंग्रेजों ने लागू किया। इसका आशय था कि प्रशासन संवैधानिक रूप से कानूनों के अनुसार चलेगा, न कि शासकों के शयन एवं व्यक्तित्व इच्छा के अनुसार। कानून में बड़ा किसी को नहीं माना गया है। कानून लागू करने वाले भी कानून के दायरे से बाहर नहीं थे। इनके तहत कुछ हद तक लोगों को व्यक्तित्व स्वतंत्रता की गारंटी थी। यह ध्यान रखने की बात है कि कानून निर्माण प्रक्रिया जनतांत्रिक नहीं थी। कानून निरपेक्ष तरीके से बनाए जाते थे और सरकारी कर्मचारियों एवं पुलिस के हाथों में काफ़ी अधिकार थे, जो विदेशी राज के स्वाभाविक ही था। कानून के सम्मुख समानता, अंग्रेज राज के दौरान भारतीय विधि प्रणाली कानून के सम्मुख समानता की अवधारणा पर आधारित थी। इसका तात्पर्य था कि कानून की नज़र में सब बराबर है। जाति, धर्म, वर्ग आदि आधार पर भेदभाव के बिना एक ही कानून सभी पर लागू होता था, किंतु वह अपवाद रहित नहीं था। यूरोपीय मूल के लोगों के लिए अलग अदालत और कानून होते थे। सामाजिक एवं संस्कृति नीति 1813 तक अंग्रेज ने सामाजिक संस्कृति मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। 1813 के बाद इस दिशा में परिवर्तन के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए। इन परिवर्तनों के पीछे रेडिकल्स, उपयोगितावादी एवं उदारवादियों तथा ईसाई धर्म प्रचारकों के विचार
का प्रभाव था। 1795 से 1802 में शिशु हत्या रोकने के लिए कानून बने। 1813 में शिक्षा हेतु सरकारी खर्च का प्रावधान। विस्तृत अध्ययन आगे के पृष्ठों में देखें। 1829 में सती प्रथा पर रोक के लिए कानून एवं पारित किया गया। 1843 में दास प्रथा पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया गया। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा पुनर्विवाह कानूनी मान्यता।